Chromosomal theory of inheritance or physical basis of heredity. The two titles are same. Genes are present on the chromosome. This is the classical genetics concept. And so chromosomes are considered as carriers of hereditary information from one generation to another generation. So in different books and different teaching module, at some places it is described under chromosome theory of inheritance, and at other places it is described as physical basis of heredity. So what is chromosome theory of inheritance? The chromosome theory of the inheritance, it tells that genes are the unit of heredity. Genes जो है वो hereditary unit है, यानी उनका physical existence है. Physical existence है, कोई भी चीज अगर physically exist करती है तो वो कहाँ exist करती है, ये सबसे important होता है. तो inheritance जो है वो जीन से डिसाइड होता है. जीन्स जो है हेरिडिटरी यूनिट है और वो फिजिकल है, फिजिकल एंटिटी है. तो वो कहाँ प्रेजेंट है? वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है. और क्रोमोसोम को सारे डिवाइडिंग सेल्स में, सेल डिवीजन में देखा गया, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. जैसे अगर अब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा तो सेल में न्यूक्लियस है. उसके बाद हमने सेल डिवीजन को भी देखा है, और सेल डिवीजन स्लाइड्स में लोग देखते हैं कि कैसे क्रोमोसोम डिवाइड करता है. यानी क्रोमोसोम डिवाइड कर रहे हैं और क्रोमोसोम्स पर जो स्थित जीन है वो किस तरह से क्रोमोसोम के डिवाइड होने पर दो गैमेट्स में या दो सेल्स में या चार सेल्स में बढ़ जा रहे हैं, ये सारा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताता है. तो ये फिगर में जैसे क्लियर है कि ये एक सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम को और फर्दर हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर कॉइल डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डीएनए मॉलिक्यूल बाद में आप देखते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है. क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस जो है वो सबको पता है, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी है कि क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है. 1902 में सटन एंड बॉबरी ने स्टडी किया था और इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम्स बताते हुए क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी है. अब क्रोमोसोम का ये इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे हम हैं या आप हैं, तो उसके पास एक जोड़ा क्रोमोसोम है. जैसा कि हमने आपको बताया हमेशा कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास एक जोड़ा क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम जो है उसके फादर से आता है, और एक क्रोमोसोम जो है ये जो होमोलोगस का एक जोड़ा है. अब अगेन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर हम इसको इस तरह से लार्ज करते हैं तो दो सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है. एक होमोलोगस क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है. यानी अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और उसका जो पार्टनर है या पेयर है वो अगर ये है तो इसमें भी एक सिस्टर क्रोमैटिड होगा. ये क्लियर कट क्रोमोसोम की पिक्चर है. एक मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है. अब आप देखिए कि इसमें जो मेल से आ रहा है उसमें कोई भी जीन हो सकता है. जैसे यहाँ पे कैपिटल P जीन प्रेजेंट है जो कि मेल से आ रहा है. फीमेल से क्या आ रहा है? फीमेल से स्मॉल p जीन आ रहा है, और दोनों मिलकर इसको क्या बना दे रहे हैं? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बना दे रहे हैं. अब आप क्लियरली रिलेट कर सकते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के समय यहाँ पे आपको क्लियर पूरा, लोग कहते हैं कि मेंडल लॉ इज सिंपल कोरोलरी ऑफ मियोसिस, और ये फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ही क्लियर है. तो अब आप देखिए कि जो मेल से आ रहा है उसमें कैपिटल P प्रेजेंट है, जो फीमेल से आ रहा है उसमें स्मॉल p प्रेजेंट है, एंड दिस मेक्स इज अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. उसी तरह आप देखिए सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में एक ही जीन तो है नहीं, एक दूसरा जीन भी चला आ रहा है. जीन दूसरा क्या है? उसके दो कौन से एलील है? उसका दूसरा एलील एक कैपिटल Y है और एक स्मॉल y है. कैपिटल Y जो है वो मेल से चला आ रहा है और स्मॉल y जो है वो फीमेल से आ सकता है. या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि होमोजाइगस जीनोटाइप है, कैपिटल Y जो है वो मेल से चला आ रहा है और कैपिटल Y जो है दोनों फीमेल से चला आ रहा है. तो दोनों मिलके होमोजाइगस. जैसे अगर हम इस क्रोमोसोम की पिक्चर को क्लियरली देखें तो इसमें जीन P के लिए ये हेट्रोजाइगस है और जीन Y के लिए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है. नाउ इट इज क्लियर कि जीन P के लिए ये हेट्रोजाइगस है और जीन Y के लिए ये होमोजाइगस है. तो इस तरह से ये है. अब क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है?
ये इस तरह से क्रोमोसोम का है कि कैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम इलाबोरेट करते हैं तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स अंदर खुलता चला जाता है। जो फर्दर आप डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 तरह के केमिकल से ही मिलकर बना है। कार्बन है, फास्फोरस है और फॉस्फेट ग्रुप है, और नाइट्रोजनस शुगर है, यानी CNP। तो एक तरह से ये पूरी केमिस्ट्री है, जब आप डीएनए पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। अब देखिए, जीन्स हैव स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम। क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट क्या कहती है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, पर यही जेनेटिक्स की कंसेप्ट जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और वॉटसन एंड क्रिक के स्टडी से जब और इलेबोरेट होती है तो ये पता चल जाता है कि जीन्स आर डीएनए। तो देखिए ऑल द सेम है, ये क्रोमोसोम है ये यहाँ, और क्रोमोसोम के कॉइल्ड स्ट्रक्चर को जब आप अंदर क्रैक करते हैं तो डीएनए है, यानी जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ये क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की कंसेप्ट है कि डीएनए इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। तो ये दोनों एक ही चीज है। जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई और उसके बाद फिर फर्दर जैसे साइंस और डेवलप हुआ और डीएनए को क्रैक किया गया तो पता चल गया कि फ्यू बेसिस ऑफ द डीएनए आर द जीन। तो इसलिए ये कहीं से कंफ्यूज होने का स्टूडेंट के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है कि sometimes it is said that chromosomes are the carriers of heredity, and in the modern genetics concept the genes are the carrier of DNA is the carrier of the heredity। तो क्रोमोसोम के ही अंदर जो है वो डीएनए है, इसलिए अगर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है तो हमारा ये स्टेटमेंट कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स या जीन्स आर द फ्यू बेसिस ऑफ द डीएनए, ये दोनों इक्वल है। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है? इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जीन्स हैव अ स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे ये जो डीएनए है, मान लीजिए आप किलोमीटर में ही डिस्टेंस नापते हैं, या इस क्रोमोसोम की डिस्टेंस आप किलोमीटर में नापते हैं, तो किलोमीटर में जैसे आपने कहा कि यहाँ पे वाराणसी है, यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पर पटना है, तो ये सारी लोकेशंस हो गए। उसी तरह जीन्स की लोकेशन होगी गई कि यहाँ पे कैपिटल वाई जीन है जो कि येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे फिर कैपिटल टी जीन है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे रेड कलर का जीन्स है जो पेटल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे सीड कलर का जीन है जो कि सीड को येलो बनाता है। सेकेंड, ये लोकेशन के बारे में बताया गया। अब सेकेंड थ्योरी क्या, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। जीन्स जो सेग्रीगेटेड, जो आप कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, alleles of a gene segregate and pass into different gametes. It is the chromosome that segregate and it is the chromosome that assort independently. ये कहा जाता है। हाउ डज दिस रिलेट टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? क्योंकि अब तक आप तो जानते थे कि अलील्स ऑफ ए जीन सेग्रीगेट, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड व्हेन मोर देन 2 जीन आर सेग्रीगेटिंग, द 2 जीन सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर अब यहाँ पे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कह रही है कि इट इज द क्रोमोसोम दैट सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब देखिए, ये क्रोमोसोम है और ये एकदम क्लियर आपको हो जाएगा कि क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट कहती है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, और मॉडर्न जेनेटिक्स की कंसेप्ट कहती है कि डीएनए के फ्यू बेसिस जीन है। तो फ्यू बेसिस यहाँ से यहाँ तक जीन 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक जीन 2 हो गया, और यहीं पे एक जीन की लोकेशन कैपिटल पी हो गई जो कि पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहीं पे एक दूसरे जीन की लोकेशन कैपिटल टी हो गई जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सटन एंड बवरी ने 1902 में पूरा इस मेंडल लॉ को क्रोमोसोम के बिहेवियर जो कि वो माइटोसिस और मेयोसिस में शो करता है उससे रिलेट कर दिया है। सटन ने को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, जो ये कहती है कि क्रोमोसोम अकर इन पेयर, क्रोमोसोम जोड़े में आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मेयोसिस के दौरान सेग्रीगेट होते हैं और इसलिए उन पर जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये सब अभी आपको पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा। मियोटिक प्रोडक्ट्स में जो मियोसिस का जो प्रोडक्ट होता है, इसमें किसी भी एक होमोलोगस का जीन होता है, दोनों का नहीं होता है। तो ये क्लियर है आपको, क्योंकि अगर एक पे कैपिटल पी है और दूसरे पे स्मॉल पी है तो मियोसिस के प्रोडक्ट में जो मियोसिस की सेल बनेगी, एक में कैपिटल पी जाएगा और एक में स्मॉल पी जाएगा, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन व्हिच इज टॉट इन द जेनेटिक्स। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, ये जो होमोलोगस जोड़े अलग अलग हुए हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय भी फिर रिस्टोर हो जाएंगे, जो कि आप जाइगट बनाते हैं तो होमोजाइगस और फिर हेट्रोजाइगस आप पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ और मेयोसिस को अब आपको रिलेट किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे
ये लिखा हुआ है कि ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रोमोसोम आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो होमोलोगस के जो दो जोड़े हैं उसमें दोनों में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी डोमिनेंट है और यहाँ पे भी डोमिनेंट है। जो सेग्रीगेशन है वो होमोलोगस क्रोमोसोम का बिहेवियर है मेयोसिस में। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है। मेयोसिस 1 में क्या होगा, मेयोसिस 1 में एक होमोलोगस एक सेल में जाएगा, हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। एक होमोलोगस दूसरी सेल में जाएगा मेयोसिस 1 में। पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना है। वन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड का क्या फीट होगा, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एनाफेज 2 में अलग होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसका बिहेवियर क्या है। ये तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से आइडेंटिकल है मॉर्फोलॉजी में, और जब एनाफेज होगा तो वन इज मूव टू वन सेल एंड द अदर पेयर इज मूव टू अदर सेल। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की कंसेप्ट पूरी क्लियर कट आपको यहाँ पे क्लियर है। होमोजाइगस हम किसको कहेंगे और हेट्रोजाइगस हम किसको कहेंगे। होमोजाइगस दो तरह का होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी है, और ये होमोजाइगस रेसेसिव है जहां पर स्मॉल बी प्रेजेंट है स्मॉल बी के साथ। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये एक हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस हम किसको कहेंगे, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि दोनों जीन एक समान नहीं है, अनआइडेंटिकल एलील प्रेजेंट है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। पर देखिए यहाँ पे दो तरीके का क्यों दिया हुआ है, दो तरीके का इसलिए दिया हुआ है कि पहले में कैपिटल बी पहले लिखा है और स्मॉल बी बाद में लिखा है, और दूसरे में स्मॉल बी पहले लिखा है और कैपिटल बी बाद में लिखा है। अब जैसे अगर कोई होमोजाइगट है यानी उसमें कैपिटल ए जीन के साथ प्रेजेंट है, तो एक कॉपी जो जीन की है वो एक होमोलोगस में प्रेजेंट होगी और दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे होमोलोगस में प्रेजेंट होगी अगर कोई होमोजाइगट है। उसी तरह अगर कोई हेट्रोजाइगट है जो कि कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, सॉरी कैपिटल ए है और या कैपिटल बी स्मॉल बी, तो उसका इस तरह से फिगर दिखेगा। तो नाउ इट इज क्लियर कि होमोजाइगट है तो कैसा होमोलोगन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा और हेट्रोजाइगट है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम को ऐसे दिखाया है जिसपे एलील 1 प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम को हमने दिखाया है जिसपे एलील 2 यानी कि स्मॉल ए प्रेजेंट है। तो उसका होमोजाइगस कैपिटल ए इस तरह का दिखेगा, उसका हेट्रोजाइगस दो तरह का दिख सकता है, या तो एक क्रोमोसोम पे लेफ्ट हैंड वाले क्रोमोसोम पे कैपिटल ए हो, राइट हैंड वाले पे स्मॉल ए हो, और स्मॉल फिर उसके बाद उसका वाइसी वर्सा हो, यानी राइट हैंड वाले पे कैपिटल ए हो और लेफ्ट पे स्मॉल ए हो। ये क्यों ऐसे दिखाया जा रहा है ये अभी आपको एनाफेज 2 ऑफ मेयोसिस 2 में ये क्लियर होगा। अगर कोई होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए जीन है तो इसका मतलब उसके एक क्रोमोसोम में स्मॉल ए है और दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल ए। यहाँ पे देखिए स्टेज है मेयोसिस 1 की। मेयोसिस 1 मान लीजिए हम उसी प्रीवियस स्लाइड को देखते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पर 3 जोड़ा क्रोमोसोम यानी 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो पहले आप प्रोफेज 1 को जब आप देखते हैं तो उसमें लेप्टोटिन आता है, फिर जाइगोटिन में इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं, फिर उसके बाद पैकिटिन में आपको ये क्रॉसिंग ओवर दिखता है जिसमें एक ब्लू क्रोमोसोम के साथ रेड अटैच हो गया और रेड क्रोमोसोम के साथ ब्लू अटैच हो गया, जो कि आपको अगले पिक्चर में और क्लियर है कि ब्लू अपने साथ थोड़ा सा रेड का पार्ट लेके जा रहा है और रेड अपना साथ थोड़ा सा ब्लू का पार्ट लेके साउथ पोल में चला जा रहा है। और तो इस तरह से ये 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक होमोलोग है 3 चले जाएंगे नॉर्थ पोल पे और 3 चले जाएंगे साउथ पोल पे। अब टीलोफेज में आप यही देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम फिर से जोड़े में आ गए। जोड़े में क्यों आ गए, क्योंकि वन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ऑब्वियसली अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि मेटाफेज 1 पे
बाइवेलेंट जो अरेंज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं इक्वेटर पे। बाइवेलेंट का किसी दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। किसी दो तरह का कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है? या तो बाइवेलेंट इस तरह से अरेंज हो, ऐसे जैसे इसमें अरेंज है, ये देखिए फर्स्ट वाला, कि दोनों होमोजाइगस जीन जो हैं, दो जीन प्रेजेंट है, हम यहाँ पे दो जीन, वो जो पिछला हमने एक्सप्लेन किया वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर दिया कि कैपिटल ए स्मॉल ए से कैसे अलग हो गया, बिकॉज होमोलोग ऑफ वन होमोलोगस पेयर सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस। अब ये सेकंड स्लाइड जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्लियर कर रही है। जैसे पहला वाला आपने देखा, ये हम दो जीन का अध्ययन कर रहे हैं। एक जीन कैपिटल ए एक क्रोमोसोम पे है और दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 आ गया, चलिए मान लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक जीन और दूसरा डोमिनेंट जीन का अरेंजमेंट जो है इक्वेटर पे मेटाफेज 1 पे इंडिपेंडेंटली होता है। या तो दोनों डोमिनेंट जीन नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट होंगे या दोनों रेसेसिव जीन साउथ पोल पे प्रेजेंट होंगे। ये तो एक तरह का अरेंजमेंट हो गया। दूसरी तरह का अरेंजमेंट क्या होगा? नॉर्थ पोल पे एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा और दूसरा रेसेसिव जीन प्रेजेंट होगा। साउथ पोल पे एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट होगा और दूसरा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा। जब मेटाफेज 1 पे इस तरह का इक्वेटर पे इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो आपको गैमेट्स मिलेंगे पेरेंटल टाइप के, कैपिटल ए विद कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बी स्मॉल बी। पर जब मेटाफेज प्लेट पे इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो आपको गैमेट्स मिलेंगे कैपिटल ए विद स्मॉल बी, स्मॉल ए विद कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए विद स्मॉल बी और स्मॉल ए विद कैपिटल बी। अब आपको समझ में आएगा, चूंकि इनकी इंडिपेंडेंट चांसेस या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इक्वेटर प्लेट पे दोनों डोमिनेंट जीन नॉर्थ पोल पे हो, दोनों रेसेसिव जीन साउथ पोल पे हो, और इसके साथ साथ एक डोमिनेंट एक रेसेसिव एक डोमिनेंट नॉर्थ और साउथ पोल पे रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। इसलिए आपको चार तरह के गैमेट्स मिलते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और फिर कैपिटल ए विथ स्मॉल बी और स्मॉल ए विथ कैपिटल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जैसे इसमें और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग मियोसिस। इसमें एक आपको हेट्रोजाइगस दिखाया है। हेट्रोजाइगस का जो क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो आप देखिए कि यहाँ पे दो होमोलोगस प्रेजेंट है और आप देख रहे होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है यहाँ पे, आप इस पॉइंटर से देखिए, ये एक होमोलोगस है और ये दूसरा होमोलोगस है और ये पूरा एक जाइगट है जो क्या बन रहा है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक होमोलोगस पे कैपिटल वाई है और दूसरे पे स्मॉल वाई बिल्कुल उसी लोकेशन पे प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर से जितना दूर स्मॉल वाई प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर से उतना दूर कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तो दिस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द लोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। इट इज क्लियर नाउ। अब ये भी आप देखिए कि ये दोनों क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड, तो सिस्टर क्रोमैटिड का भी बिहेवियर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मेटाफेज 1 में क्या हुआ? ये इस तरह से बाइवेलेंट फॉर्मेशन इसको कहते हैं। बाइवेलेंट फॉर्मेशन हुआ यानी टेट्राड दिखे। और एनाफेज और टीलोफेज में आप क्या देख रहे हैं? सिंपली एक सेल में स्मॉल वाई चला गया और एक सेल में कैपिटल वाई चला गया। तो नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मियोसिस 1 एंड हेयर मियोसिस 2। तो जो दो हैप्लॉइड सेल बनी, अब आप देखते हैं कि मियोसिस 2 के बाद आपको 4 हैप्लॉइड सेल जो बनती हैं, तो उसमें कैसे ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलता है कि दो में स्मॉल वाई प्रेजेंट रहते हैं और दो में कैपिटल वाई प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हम लोग अपना गैमेट फॉर्मेशन जब भी आप देखते हैं, गैमेट फॉर्मेशन जब आपको सिखाया जाता है तो सीधे सीधे आप देखते हैं कि एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाता है हमेशा, मान लीजिए कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है और ये गैमेट बना रहा है, तो आप सीधे सीधे ऐसे अलग कर देते हैं। इस तरह से आप अलग करते हैं और दो सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल में आप क्या लिखते हैं? एक सर्कल में आप स्मॉल वाई लिखते हैं और एक सर्कल में आप क्या लिखते हैं? एक सर्कल में आप इस तरह कैपिटल वाई लिख देते हैं। तो ये कहां से हुआ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई? ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का बिहेवियर ये इस
तरह से हुआ सेग्रीगेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। एनाफेज 1 में आप ये देखिए कि कैपिटल वाई इधर चला गया और स्मॉल वाई इधर चला गया, तो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, पर हम लिखते एक ही, 4 हैप्लॉइड सेल्स जो बनती है उसमें इस तरह से एक में कैपिटल वाई, एक में स्मॉल वाई, फिर एक में कैपिटल वाई और एक में स्मॉल वाई प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए हमको इसको देखना है मियोसिस 2 में, तो मियोसिस 2 में आप देखेंगे कि n नंबर ऑफ गैमेट्स जो है प्रोड्यूस होता है, 2n से n। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको मेंडल का जो सेकंड लॉ है वो 2 कैरेक्टर पे स्टडी किया गया। वो दोनों कैरेक्टर कौन कौन से थे? वो दोनों कैरेक्टर थे, एक सीड का कलर था और एक सीड का शेप था। सीड के कलर को निर्धारित करने वाले 2 जीन थे, एक कैपिटल वाई था, दूसरा स्मॉल वाई था। सीड के शेप को भी निर्धारित करने वाले 2 जीन थे, एक कैपिटल आर था, दूसरा स्मॉल आर था। तो इसका बिहेवियर कैसे, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ये कैसे सीधे सीधे जो है क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन पे, मियोसिस पे आधारित होता है, ये इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 2 जोड़ा क्रोमोसोम है, एक पे कैपिटल वाई प्रेजेंट है और दूसरे पे आपका पूरा देखा जाए तो एक पे कैपिटल वाई प्रेजेंट है, एक पे स्मॉल वाई है। ये एक जोड़ा होमोलोगस है और यहाँ पर दूसरा जोड़ा होमोलोगस है। यानी हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर जो है अगर देखा जाए तो 2n बराबर 2 है। 2 जोड़ा क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक में सिर्फ कैपिटल वाई जीन है और दूसरे में कैपिटल आर है। पर ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये हेट्रोजाइगट फॉर बोथ द जीन है। ये क्या है, कि अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखते हैं, ये जो सेल है एक्चुअली, ये वाली जो सेल है, इस सेल का अगर हमको लिखना होगा कि ये सेल है क्या, तो ये सेल है बिल्कुल वही चीज है जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में लिखी हुई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई लिखा गया और ये स्मॉल वाई लिखा गया। यही सेल यहाँ पे लिखी हुई है, किस फॉर्म में लिखी हुई है? क्रोमोसोम के फॉर्म में लिखी हुई है, क्रोमोसोम के फॉर्म में लिखी हुई है। यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्रोमोसोम यहाँ पे रेप्लिकेट कर गया, इंटरफेस आया तो क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर गया। रेप्लिकेट करके ये देखिए, ये रेप्लिकेट करके जो क्रोमोसोम क्रोमैटिड बनाया तो दोनों में कैपिटल वाई प्रेजेंट है। फिर इधर वाला क्रोमोसोम जो सेकंड नंबर वाला क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट किया तो क्या हुआ? स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर उसके बाद ये थर्ड नंबर वाला क्रोमोसोम है, ये रेप्लिकेट किया तो देखिए लिखा है कैपिटल आर, और देखिए लिखा है यहाँ पे स्मॉल आर। पर इसका एक और पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि ऊपर तो दोनों सेम कर दिया है, कैपिटल वाई के बगल में स्मॉल वाई लिखा है। दूसरा ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल आर पहले है, स्मॉल आर बाद में है। यानी देखा जाए तो लेफ्ट साइड में कैपिटल आर है और राइट साइड में स्मॉल आर है, और यहाँ पे उसका उल्टा है, लेफ्ट साइड पे स्मॉल आर है और राइट साइड में कैपिटल आर है। तो 2 ओरिएंटेशन से 2 डिफरेंट टाइप के आपको गैमेट्स मिलते हैं। अब उसके बाद मियोसिस 1 में क्या हुआ? मियोसिस 1 सीधे क्या कहता है कि alleles of a gene segregate and pass into 2 different gametes and alleles are situated in the chromosome. तो actually the chromosome separate। तो यहाँ इस होमोलोगस अगर हम अगर देखना चाहें तो एक जोड़ा जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ऊपर वाला, ये एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हो गया एक और ये हो गया यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम। और उसके बाद क्या हुआ? ये एक क्रोमोसोम चला आया एक सेल में, यहाँ एक क्रोमोसोम चला आया एक सेल में, और दूसरा क्रोमोसोम देखिए यहाँ चला आया दूसरे सेल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे जो हम लिखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई और गैमेट फॉर्मेशन हम तुरंत कर देते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी सेल का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी दिया हुआ है, एक कोई पेरेंट है जिसके में 2 एलील प्रेजेंट हैं और वो हेट्रोजाइगस है, तो सीधे से आप लिख देते हैं, आपको सीधे बताया गया है कि गैमेट फॉर्मेशन कर दीजिए। तो इस तरह से आपने गैमेट फॉर्मेशन किया, यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा, यहाँ पे ऐसे कैपिटल टी लिख दिया और यहाँ पे आपने एक इस तरह से स्मॉल टी लिख दिया। उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये है कि यहाँ पे जब मियोसिस 1 हुआ तो कैपिटल वाई इधर चला आया या कैपिटल टी इधर चला आया और स्मॉल टी इधर चला आया। उसी तरह कैपिटल आर देखिए इधर चला आया, अगर आप इससे लेजर पॉइंटर से देखिए तो यहां से कैपिटल आर उठा
और कैपिटल आर उठ के यहां से कैपिटल आर उठा और उठ के इस सेल में चला आया। यहां से स्मॉल आर जो इस क्रोमोसोम पे बैठा हुआ था वो आया और इस सेल में चला आया। पर इसका ओरिएंटेशन एक दूसरा भी हो सकता है। दूसरा कौन सा ओरिएंटेशन था कि हम स्मॉल आर पहले लिखते और कैपिटल आर पहले बाद में लिखते। तो ये वाले ओरिएंटेशन से तो आपको पेरेंटल टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं। कैसा है पेरेंटल टाइप का गैमेट्स कि दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों रिसेसिव जीन एक साथ, और स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों रिसेसिव जीन एक साथ, जिसको हम कहते हैं टू हेड्स टुगेदर एंड टू टेल्स टुगेदर, जस्ट लाइक इन द टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। पर इसका एक दूसरा ओरिएंटेशन भी है जिसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी थी कि स्मॉल आर जो है लेफ्ट साइड में रहे और कैपिटल आर जो है राइट साइड में रहे। तो अगर वो वाला गैमेट बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तब उसमें क्या होगा कि यहां से उठेगा कैपिटल वाई इधर आ गया और यहां से आपकी बार इसके साथ स्मॉल आर आएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर देखिए और हॉरिजॉन्टल देखिए। फिर उसी तरह यहां से उठा और स्मॉल वाई इधर आया और अब की बार इसके साथ कैपिटल आर चला आया। तो इस पॉसिबिलिटी की वजह से क्या होगा, इस पॉसिबिलिटी की वजह से कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर मिलेगा। ये देखिए कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर मिला और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर मिला, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर मिला। चूंकि ये दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी भी इज ऑलवेज लेस देन 1। पर इसमें कितने सारे इवेंट हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, तो चारों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.25 0.25 0.25 0.25, यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 चांसेस हैं कि हमारा गैमेट जो है 1/4 कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, 1/4 स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा, 1/4 कैपिटल वाई भी स्मॉल आर बनेगा और 1/4 small y with capital Y. Now it is clearly explained that Mendel law is the simple corollary of the meiosis. The behavior of meiosis during meiosis 1 and meiosis 2 can be easily explained. The behavior of the chromosome during meiosis is simple explanation of the Mendel law. तो इस तरह से ये clear होता है. This is the physical basis of heredity, or you can say chromosomal theory of inheritance. यही चीज यहाँ पे आपको हेट्रोजाइगस में इस सिंपल वही चीज जो कैपिटल वाई और आर के केस में इसको और इलाबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। आप दोनों स्लाइड को देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी जो है वो खत्म हो